बैग में वो चुरा के रखती थी। मैं हल्के में ले ली थी भोजपुरी। यहाँ से बहुत कमा लिया इसने, बहुत पैसे दे दी घर पे, भगाओ इसको यहाँ से। बिहार चलना है, ऐसा ऐसा है, तो मम्मी मेरे को चिल्लाई। फिजिकल हैरेसमेंट के केसेस उनके साथ होते हैं। 90% तो ऐसा ही होता है, बेड शेयर करने में। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं अंकित शर्मा आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट के 3rd एपिसोड में। इस बार जो हमारी गेस्ट हैं वो एक मॉडल और एक एक्ट्रेस हैं और उनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अब तक के इंडस्ट्री में काम करने के। हाल फिलहाल में उनका एक भोजपुरी में रैप सॉन्ग आया था, जिस रैप सॉन्ग ने बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी उसको मिली थी। और एक और वीडियो सॉन्ग है जिसका नाम है रंगदार मजनुआ, जिसमें वो एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर और मेन लीड आर्टिस्ट के साथ काम कर चुके हैं, शमशेर अली एंड आजाद खान बिहारी बॉय, जो एज अ डायरेक्टर हैं उसमें। तो स्वागत करिए मिस दीपाली जायसवाल। थैंक यू। हाँ, तो बहुत सारे सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल, और आपका लिए जो थैंक यू फॉर कमिंग। पहले तो ये वेलकम। हाँ, पहले हम शुरू करते हैं आपके मतलब बर्थ प्लेस से, बिगनिंग से, शुरुआत से। कैसा था आपका मतलब कहाँ से आपने शुरू की? हाँ, स्टार्टिंग। हाँ, स्टार्टिंग, स्टडी वगैरह सब उसमें बिगनिंग। हाँ, तो कहाँ से आपका बर्थ प्लेस क्या था, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह, और बचपन में कैसे इंटरेस्ट आपका इस इंडस्ट्री की तरफ या एक्टिंग या मॉडलिंग की तरफ आपका इंटरेस्ट आया? इधर से शुरू करेंगे, तो स्टार्ट बताइए कहाँ से। तो पहले तो मेरा बर्थ प्लेस जो है वो मुंबई है। मुंबई अंधेरी में वहाँ पे हमारा घर है, तो वहीं पे मेरा बर्थ हुआ था। और उसके बाद मेरी स्टडीज़ वगैरह भी आप देखेंगे तो मैंने मुंबई में ही कंप्लीट किया है। 12th किया था मैंने। 12th के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। मतलब मुझे था कि मतलब मैं करना चाहती थी एक्टिंग, क्योंकि मेरे घर में किसी ने कभी एक्टिंग किया नहीं है, तो मुझे करना था एक्टिंग। तो ठीक है, थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यू भी था, तो घर वालों को तो था कि मतलब जॉब भी नहीं करना है, तो घर वालों को जॉब भी नहीं करना है, बट मुझे तो कुछ और करना है। तो कुछ और करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं पैर बाहर रखना ही होगा ना। तो मैंने घर पे से डिस्कशन किया कि मैंने स्टडी तो कर लिया, डिप्लोमा भी कर लिया, तो अब आगे क्या करना है, घर में तो रहना नहीं है ना, तो मैं जॉब करती हूँ। तो घर वालों ने बहुत नखरे किए, नहीं करना है, कभी किसी लड़की ने किया नहीं है, तू क्यों करेगी ये वो। हाँ। तो मैंने बहुत समझाया घर वालों को कि मतलब पढ़ा लिखा के क्या मतलब, मेरा डिप्लोमा करने का क्या मतलब, रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी में कोर्स करने का क्या मतलब। समझाया मैंने। तो मेरी मम्मा बहुत सपोर्टिव है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि चल ठीक है, तू चाहती है करना तो तू कर ले। तो मैंने जॉब स्टार्ट किया। मेरा जो फर्स्ट जॉब था वो मुफ्ती क्रेडो ब्रांड्स, आपने नाम तो सुना ही होगा, क्लोथ ब्रांड। हाँ, क्लोथ ब्रांड है। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में मतलब 2015 में मेरा 10th हुआ था, 2017 में मेरा 12th हुआ था, और 18 में मतलब 17 to 18 के बीच में मैंने डिप्लोमा वाला कोर्स वो कर लिया था, हॉस्पिटैलिटी वाला। उसके बाद 2018 में ही मुझे मुफ्ती में फर्स्ट इंटरव्यू में मेरा क्रैक हो गया था और मैं मुफ्ती में लग गई। तो 3 साल मैंने वहाँ पे टाइम एक्सपेंड किया। वहाँ पे मैं एज अ सेल्स गर्ल अपॉइंट हुई थी। उसके बाद मैंने वहाँ पे वर्क करना स्टार्ट किया, सारी चीज़ें सीखी। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ पर एज अ वीएम अपॉइंट हो गई। फिर कि मुझे बोला कि तुम वीएम, अच्छा क्रिएटिव हो आप, तो वीएम आप संभाल लो। तो मैंने ठीक है, वीएम मैंने किया। तो मतलब ये अचानक से हॉस्पिटैलिटी और स्विच टू एज एन एक्ट्रेस। हाँ, वो रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी दोनों का कोर्स किया। तो करना तो मुझे एक्टिंग था ना, लेकिन घर से तो जॉब करने की भी परमिशन नहीं है, तो धीरे धीरे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। अच्छा। हाँ, तो जॉब वॉब किया। मुफ्ती में काम करने के बाद मुझे रिबॉक से ऑफर आ गया। मैंने रिबॉक में भी काम कर लिया 2 साल, 5 साल हो गए। फिर मैंने नाइकी में 1 साल काम किया, फिर एडिडास में 1 साल काम किया। टोटल 6-7 साल मैंने रिटेल में निकाल दिया। और घर वालों को मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट भी करने लग गई, और घर वालों को बहुत सपोर्ट भी मुझसे मिल रहा था। और इस वक्त सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने घर पे मतलब मुझे लगा कि हाँ ठीक है, घर वाले तो सब मतलब सेटल है, अभी सब हैप्पी है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं कोई डिस्कशन करती हूँ घर पे। तो मैंने घर पे पूछा मम्मी को कि मम्मी मैं ना एक्टिंग करना चाहती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ क्या? तो उनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा था एकदम एग्जैक्टली। आप वैसा फेस एज एन एक्टर आप करके दिखाओ कि वैसा कैसा एक्सप्रेशन कैसे होंगे। अच्छा ठीक है, पहले तो रिएक्शन एक चीज मैं इसमें ऐड करती हूँ। ऐड ये करना है
कि मैं जब रिबॉक में थी ना, हाँ। मुफ्ती में थी, कि मतलब मैं सोचती थी 3 साल भाई मैं कैसे करूँ एक्टिंग, कैसे सीखूं, क्या करूँ, सोचने में 3 साल गवा दिए मैंने, गवा दिए, ठीक है। हाँ। फिर रिबॉक में जब लगी ना, हाँ। तो फिर मेरे माइंड में आया हाँ। यार 3 साल बीत गए, अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो वहाँ पे ना एज अ कस्टमर नरेश पांचाल एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। अच्छा, मुंबई में। अच्छा, हाँ। वो आए थे मेरे रिबॉक के शॉप में एज अ कस्टमर, तो मैंने उनको अटेंड किया, शूज वूज ट्राई करवाए, सब उनका जो भी नीड था वो सब कुछ पूछा, पूरा एक्सप्लोर वगैरह कराया। तो उन्होंने मतलब मेरी स्किल्स देखी, उन्होंने कहा कि दीपाली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि सर मैं जॉब करती हूँ यहाँ पर। तो बोलते आप रिटेल के लिए नहीं बने हो बेटा, आप ना आपके अंदर स्किल है एक्टिंग की, आप एक्टिंग करो। मैंने कहा सच में? सच में मेरे अंदर क्वालिटी है? तो कहते हैं हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ ना। मैं बोली आपको कैसे पता चल गया? बोले कि मैं जितनी भी देर यहाँ था, आधा घंटा 1 घंटा जितनी भी देर था, तो मैंने एक्चुअली मैं एक डायरेक्टर हूँ, इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, तो मुझे पहचान में आ जाता है कि सामने वाले के अंदर क्या क्वालिटी, क्या स्किल है, वो कितना कैपेबल है, कितना प्रोडक्टिव है वो। तो मैंने कहा यार दिल ही दिल में तो खुशी हो रही थी कि यार जो मैं चाहती थी सामने से मुझे बोला कि तेरे अंदर वो क्वालिटी भी है, मतलब थोड़ा सा और एनकरेज किया उन्होंने मुझे, ठीक है। तो मैंने फिर उनसे कहा कि सर एक्चुअली ना मैं खुद भी एक्टिंग करना चाहती हूँ, बट ना थोड़ा मैं सोच रही हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है कि मैं किस, और ये इंडस्ट्री भी बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना कि डेंजरस है, इसमें किसी पे भी भरोसा किया नहीं जा सकता। तो किससे सहारा लूँ मैं? कोई मेरा रिलेटिव भी नहीं है कि हाँ वो जानता हो कैसे स्टार्टअप करना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे क्लास में आओ, ठीक है, तो वहाँ पे 1-2 दिन आप देखो, अगर आपको लगता है कि आप मेरे पास एक्टिंग सीख सकते हो तो आप यहाँ पर कंटिन्यू करना, ओके। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब जॉब टाइमिंग मेरी थी सुबह 10 बजे से लेके रात के 8 बजे तक, तो पूरा दिन और आधी रात तो वहीं चली गई। तो अब मैं कैसे करूँ? तो मुझे वीकली 1 वीक ऑफ मिलती थी, तो उस वीक ऑफ में गई मैं वहाँ पर। मतलब मेरा जॉब जो था वो इन्फिनिटी में था, लोखंड वाला में, और लोखंड वाला में इन्फिनिटी मॉल, इन्फिनिटी अंधेरी वाला जो, और उसके 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे लोखंड वाला मार्केट है, और मार्केट में उनका इंस्टीट्यूट था। तो मैंने ठीक है, मेरी वीक ऑफ थी, मैं घर पे झूठ बोल के चली गई कि मम्मी नहीं मेरी वीक ऑफ नहीं है, बहुत काम है। मैं चली गई क्लास, और क्लास गई तो मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं तो सोच रही थी यार बस कर लूँ, एडमिशन कर लूँ जितनी जल्दी हो सके। तो उसके बाद में मैं गई एक दिन वीक ऑफ के दिन, फिर मैं नेक्स्ट वीक ऑफ पे भी चली गई। ऐसे करके मैं हर वीक ऑफ पे जाने लग गई और क्लास ज्वाइन कर लिया और एक्टिंग सीखने लग गई। तो मेरे पास ना मुझे उन्होंने डायरी दी थी, सर ने, सर की इंस्टीट्यूट की डायरी थी, तो उस पे ना मुझे वो सब सिखाते थे एक्टिंग में क्या क्या चाहिए, कैसे हमारे अल्फाज होने चाहिए, ग्रामर वगैरह कैसे, मतलब प्रोनाउंसिएशन वगैरह कैसे करना चाहिए, वो सब कुछ बता रहे थे। तो उसमें लिखा हुआ था और मैं बहुत चुरा के रखती थी कि ये पहले तो घर पे रहती थी, अब तो घर पे रहती ही नहीं है, ये जाती कहाँ है। तो थोड़ा सा मम्मी दिमाग अपना चलाने लग गई, और फिर ना एक दिन मेरा बैग चेक कर ली, मैं घर पे नहीं थी, मैं बैग चेक कर ली और उसमें मम्मी को इतनी बड़ी बुक दिखी। मम्मी मुझे पूछने लग गई ये क्या है, ये किसकी हैंड राइटिंग है? अब वो मेरी राइटिंग तो थी नहीं कि सर उस पर लिख के बता देते ना। मैंने बोला कि नहीं मम्मी वो एक था, उसने लिखा हुआ है उधर ऑफिस में, ऐसा मैंने कुछ बहाना बना दिया, हाँ। तो फिर मैं ऐसे करते 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 मतलब ना रिबॉक में 2 साल थी, तो रिबॉक का 1 साल का वीक ऑफ मैं घर पे थी ही नहीं, मैं क्लास जाती थी, और वही 1 साल के एक वीक ऑफ में मैंने अपना एक्टिंग कोर्स कंप्लीट कर लिया। तो उसकी फीस की अरेंजमेंट कैसे किया आपने? जैसे एक्टिंग फीसेस जो है खासकर मुंबई ड्रीम सिटी, वहाँ पर बहुत कॉस्टली चीज़ें होती हैं। हाँ। तो उस जैसी सिटी में रहकर, जहाँ तक मुझे पता है हर एक्टिंग क्लासेस की बहुत फीस बहुत ज़्यादा हायर थी, तो उस जॉब की सैलरी से ही आपने मैनेज किया ये? जी हाँ। उनकी फीस कुछ 50,000 थी, तो मैं जॉब में मुझे 20,000 उस वक्त सैलरी मिलती थी। फॉर एंटायर कोर्स, मतलब पूरे कोर्स की फीस? कोर्स का एंटायर कोर्स का 50,000 था। हाँ। वैसे उनकी कोर्स जो है ना 3 मंथ्स की थी, बट मैं हफ्ते में सिर्फ 1 दिन जाती थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा आप हफ्ते में 1 दिन आते हो ना, तो आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेना, चाहे कितने भी टाइम में वो हो जाए, मैं 50,000 रुपए ही लूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए।
तो मैंने 50,000 रुपीज उनको धीरे 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 करके दे दिया, क्योंकि मेरी सैलरी थी 20,000 रुपीज, तो 20,000 तो मैं घर पे दिया करती थी। और जो मेरा इंसेंटिव टारगेट्स मिलते थे, इंसेंटिव टारगेट कंप्लीट हुआ, इंसेंटिव आया, तो इंसेंटिव के पैसे से मैं अपना कंप्लीट कर ली। तो सब कुछ कंप्लीट हो गया। और यहाँ मम्मी के खुफिया चल रहा है, खुफिया माइंड मम्मी का चल रहा है कि कुछ तो ये चुराती है, कुछ तो ये कांड कर रही है बाहर। हाँ, तो चलो भाई सब कुछ हो गया, एक्टिंग सीख लिया और जॉब भी, मतलब नाइकी एडिडास में काम किया, तो अप्रोक्स नाइकी में तो मुझे 25 प्लस सैलरी हो गई। और जब मैंने एडिडास ज्वाइन किया तो वहाँ पे तो भाई मेरे को 50,000 सैलरी मिलने लग गई, क्योंकि वो कंपनी पर स्टोर था। तो वहाँ से मुझे इंसेंटिव्स प्लस सैलरी सब मिला जुला के 50-60,000 रुपये में आराम से उठा लेती थी। तो मेरे मन में थोड़ा सा लालच आ गया। मैंने कहा कि यार जब मैं रिटेल में 60,000 50,000 कमा रही हूँ, इतना अच्छा कमा रही हूँ, तो फिर मैं क्यों जाऊँ एक्टिंग में। मैं सोचने लग गई। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन वहाँ क्रिएट हो गया कि यार यहाँ पे पैसे अच्छी अर्निंग है, हाँ, ये मतलब सिक्योर लाइफ छोड़कर मैं वहाँ पे स्ट्रगलिंग पीरियड में क्यों जाऊँगा। एग्जैक्टली। और वहाँ पे था ना कि मुझे पूरा मेडिकल वगैरह, मेरी फैमिली का, यहाँ तक कि फोन का, जो हमारे फोन का रिचार्ज होता है ना, वहाँ तक के भी पैसे उसमें मिल रहे थे। तो मतलब मेरा माइंड थोड़ा सा चेंज हो गया। तो मैंने सोचा कि जब यहाँ पे मेरे को सब कुछ मिल रहा है और अच्छा भी है, कोई टेंशन भी नहीं है, सब आराम से, तो मैं क्यों जाऊँ। और घर वाले पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो फिर एक दिन ऐसी हुआ, मैं बैठ के ना सोच रही थी, तो मैंने बोला कि यार मैं कैसे भटक सकती हूँ, मुझे करना तो कुछ और था। हाँ ठीक है, पैसे मैं कमा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने ड्रीम को पीछे छोड़ दूँ, है ना। तो मैंने सोचा, बैठ के बहुत सोचा। तो मैंने एक दिन अचानक से मम्मी से कह दिया कि मम्मी मैं जॉब छोड़ रही हूँ। तो मम्मी शॉक्ड हो गई, इतनी अच्छी जॉब तो छोड़ रही है, क्या दिक्कत हो गई। लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन है ये। एग्जैक्टली। और ये डिसीजन पता है मैं ले ही नहीं पा रही थी। मतलब जॉब छोड़ना 1 साल तक, मतलब मैं यही सोचती कि जॉब क्यों छोड़ूं और कैसे एंजाइटी होने लगती है, अपने नर्वसनेस होती है कि हाँ। सबसे बड़ा तो ये होता है कि भाई मतलब 50-60 हज़ार रुपए इनकम मुझे आ रहा है, अगर मैं वो छोड़ दूं तो मेरे पास वो पैसे आने बंद हो जाएंगे, मैं घर पे पैसे दे नहीं पाऊंगी, मेरा खर्चा कहाँ से चलेगा। एक ये भी था कि यार बहुत बड़े प्रॉब्लम में मैं आ जाऊंगी। 50-60 हज़ार रुपए कोई बहुत छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। 25 से डायरेक्ट 50,000 किसी मिडिल क्लास पर्सन के लिए 50,000 रुपए की जॉब छोड़कर और अपने इंटरेस्ट की तरफ आगे बढ़ना, अपने करियर में आगे उन चीज़ों को सीखना और वो जॉब को क्विट करना, ये बहुत बड़ा स्विच पॉइंट होता है। बहुत सब लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं उस चीज़ में, छोड़ देते हैं करियर को। तो बहुत इनकरेजमेंट वाली बात है ये। यस एग्जैक्टली। तो मुझे पूरे 1 साल, जब तक मैं एडिडास में थी, पूरे 1 साल मैंने यही सोचा कि यार जॉब छोड़ूंगी तो ये इश्यू आएगा, वो इश्यू आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और घर में कहीं ऐसा ना हो जाए यार कि फाइनेंशियल सबको फिर से दिक्कत हो जाए, ये वो। मैंने दिल पे पत्थर रख के बोल दिया मम्मी को, मम्मी मैं छोड़ रही हूँ, मेरे को नहीं करना जॉब, मेरे से नहीं होगा जॉब। तो मम्मी बहुत मुझे पूछने लगी क्या हुआ, क्यों ऐसा, तू तो कभी ऐसा नहीं, तू तो उल्टा जॉब पे जाने के लिए रोती थी कि मेरे को जॉब पे जाना है, अचानक से जॉब छोड़ रही है, क्या करना चाहती है, शादी करनी है। तो मैंने कहा नहीं मम्मी शादी वादी नहीं, मुझे बस एक्टिंग करना है। और ना मैं मतलब रिबॉक में मैं 1 साल जो नहीं, मतलब 1 साल जो वीक ऑफ मैंने नहीं लिया ना रिबॉक में, वो रीज़न ये है कि मैं ना छुप छुपा के एक्टिंग सीखने जाया करती थी। हाँ, तो मैं नहीं, मतलब इसीलिए मैं घर पे नहीं रहती थी और मैंने एक्टिंग सीख के अपना पूरा क्लास पूरा कर दिया। तो मम्मी ना शांति से ना पूरी बातें मेरी सुन रही थी। अच्छा तो तू वहाँ पे जाके एक्टिंग सीखती थी, अच्छा तो वीक ऑफ नहीं लेती थी, अच्छा वीक ऑफ लेके वहाँ, अच्छा घर पे उल्लू बनाती थी, वाह वाह इतनी शातिर है तू। मतलब मम्मी सब प्यार से सुन ली। उसके बाद मम्मी ने मेरी बैंड बजाई, बहुत मजबूत वाली बैंड बजाई, पूरा बवाल कर दी, इसकी शादी कराओ, भगाओ इसको यहाँ से, बहुत कमा लिया इसने, बहुत पैसे दे दी घर पे। रोने धोने सब शुरू हो गए, भाई अब तो मेरे को शादी करा देंगे, मेरी जॉब भी चली गई, मैं जो करना चाहती थी वो भी नहीं कर पाई, अब मैं क्या करूँ, मैं रोना धोना सब चालू हो गया। तो मम्मी को मेरे पे तरस आ गया कि हाय रे मैं अपनी बेटी के साथ गलत कर रही हूँ, मेरी बेटी इतना अच्छा सोची घर वाले के लिए, कमा वमा के सब कुछ सही कर दी, और आज मैं ये जो करना चाहती हूँ उसको करने ही नहीं दे रही हूँ। हाँ, तो मम्मी मेरी मतलब समझदार भी बहुत है और सपोर्टिव भी बहुत है, मैंने पहले ही कह दिया। तो उन्होंने पहले गुस्सा किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि चल ठीक है तू करना चाहती तो तू कर ले। मैंने कहा ठीक है। तो मैं मुंबई में
एक शारिक अहमद है, प्रोडक्शन हाउस है उनका, शारिक अहमद प्रोडक्शन हाउस। तो उन्होंने मुझे एक वेब सीरीज ऑफर किया था। वेब सीरीज वो एक्चुअली मेरे क्लासमेट ही थे, बट वो काफी एक्सपीरियंस वाले थे। हाँ, उस फील्ड में एक्सपीरियंस होने के बाद भी ना वो क्लास आते थे और मैं उनसे क्लास में मिली थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि दीपाली एक वेब सीरीज है मेरी खुद की लिखी हुई, मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, आप करोगे क्या? तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है मैं करूँगी। तो मैंने उनका एक वेब सीरीज किया, ठीक है, बहुत ही प्यारा वेब सीरीज था। तो जैसे कि क्या कॉन्सेप्ट था उसका? स्वीट मूवमेंट वेब सीरीज का नाम था। क्या नाम था? स्वीट मूवमेंट्स। तो उसमें क्या एक कपल है, मतलब हस्बैंड वाइफ है, छोटी मोटी जो नोक झोंक्स होती है ना, उसके ऊपर था वो। अच्छा। हाँ, तो वो वेब सीरीज मैंने किया। तो उसके बाद में एक था कि वो उनके पास कार थी, तो वो मुझे अपने कार से पिक करके सेट पे लेके गए और कार से वापस मुझे मेरे घर पे लाके ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो एक मतलब 2-3 दिन का उनका शूट था, वो छोटे छोटे एपिसोड से 3 दिन का शूट था। तो ऐसा हुआ कि एक दिन ना हम लोगों का लास्ट डे जब था, तो उन्होंने कहा कि लास्ट डे पे हम डिनर करेंगे। तो हम डिनर विनर के लिए गए, तो रात के 2-2:30 बज गए। तो मम्मी को मैंने कॉल किया, मम्मी बाहर लेने के लिए आ जाओ, मेरे को डर लग रहा है, अंधेरा हो गया, मैं नहीं आऊंगी, गाड़ी से उतर रही हूँ, आप वहीं पे आ जाओ। तो मम्मी आ गई। तो शारिक जो थे ना, बहुत ही फ्रेंडली थे और सपोर्टिव भी थे। तो उन्होंने मेरी मम्मा को मतलब कार से उतरे, नमस्ते वमस्ते किए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब वो जेस्चर अच्छा लगता है। हाँ। तो उन्होंने मम्मी को समझाया कि आपकी बेटी मतलब इसको आगे बढ़ाओ, इसको सपोर्ट करो, ये वो। तो ठीक है, चलो, मम्मी को भी अच्छा लगा कि मेरी बेटी की तारीफ कर रहा है। तो मम्मी भी खुश हो गई। तो मम्मी मुझे और मोटिवेट करने लगी कि हाँ कर कर कर, ऐसा कर ऐसा कर। बोला ठीक है। तो ये तो हो गई वेब सीरीज की बात। उसके बाद मुझे एक भोजपुरी फर्स्ट एल्बम सॉन्ग का मुझे ऑफर आया। वहाँ मुंबई में ही आया था। यहाँ से अप्रोच हुआ? यहाँ से नहीं, वहाँ से। अच्छा, मुंबई में ही। हाँ, मुंबई में ही मुझे एक ऑफर आया था भोजपुरी एल्बम का। तो सॉन्ग एल्बम। तो वहाँ पर एक थे आर्टिस्ट थे, उन्होंने मुझे एल्बम तो करा लिया। तो उन्होंने मुझे ऐसे डिस्कशन किया कि दीपाली, बिहार में ना एक डायरेक्टर है अमिताभ सिन्हा, तो उन्होंने ना मुझे बहुत पहले ही बोला था एक हॉरर शॉर्ट फिल्म शूट करनी है, तो आप बिहार चलोगे क्या? तो मैंने सोचा कि कहीं मेरे को फंसा तो नहीं रहा है, क्योंकि इसमें तो बहुत लोग फंसाते। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं घर पे बात करके बताऊंगी। तो कहता कि ठीक है। तो मैंने मम्मी को पूछा, बोला मतलब मम्मी को कि मम्मी, जहाँ पे मैं गई थी ना सॉन्ग शूट करने के लिए, उसने मुझे बोला कि बिहार चलना है, ऐसा ऐसा है। तो मम्मी मेरे को चिल्लाई है, मुंबई में काम करके तेरे को सब्र नहीं हो रहा, तेरे को वहां जाना है, यहाँ जाना है, पूरा एकदम बवाल कर दी। अब अपनी औलाद को कहीं भेजना, वो भी किसी और के हाथ जाना, एक ना जिस बच्चे को आपने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर संभाला हो, जिसको देखा हो कि वो अपने आप से खुद कभी कभी खा भी नहीं पाता है, और उसे अकेले उस दुनिया में छोड़ देना किसी और के हाथ में बहुत बड़ा उनके लिए डिसीजन होगा। तो अक्सर वो तो डांटेंगे ही। तो उसके बाद फिर आप चले गए? नहीं, तो हाँ, उसके बाद मम्मी ने पहले मना किया। तो मैंने अपने जो भी एक्टर थे जिन्होंने मुझे बताया था, उनको मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है। तो बोले दीपाली, अगर आपकी मम्मी को इश्यू है ना, तो मैं डायरेक्टर से बात कराता हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, करो, जो करना है करो, बस मेरी मम्मी मान जाए। तो उन्होंने अमिताभ सिन्हा जी को कॉन्फ्रेंस पे लिया और अमिताभ सिन्हा जी ने मुझसे, मेरी मम्मी से बात किया और एकदम अच्छे से मम्मी को समझाया। तो मम्मी बोली चलिए ठीक है। तो मम्मी ने सब अच्छे से कंफर्म करके मुझे भेज दिया कि जा तू जाके करके आ। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर आई थी जब बिहार में, तो वो था जुलाई का टाइम। जुलाई मतलब जून 29 जून को ट्रेन थी, 30 को हम लोग आ गए थे। तो जुलाई में ही मेरा फर्स्ट कदम मैंने रखा था, जुलाई में यहाँ पर। ईयर लास्ट ईयर 24 ऑफ जुलाई। हाँ ठीक है। तो आ गई मैं बिहार, मोतिहारी पतोरा गांव में हमारा शूट था। पतौरा, हाँ। पतौरा।
तो वहाँ पे एक हॉरर शॉर्ट फिल्म थी जिसका नाम था अंजलि, तो उसमें मुझे लीड रोल मिल गया। मतलब शारिक वाला तो लीड रोल किया ही था, ये सेकंड लीड रोल मुझे मिल गया। तो एक बार फिर से मुझे एक्सप्रेस करने को मिला, मेरा जो भी आर्ट है, जो भी क्वालिटी है, दुनिया के सामने लाने का मौका मिला। तो यहाँ पे आके मेरा फर्स्ट एल्बम सॉन्ग जो था नीरज निशानी जी का सॉन्ग था, और उसमें मेरे साथ आर्टिस्ट में थे शमशेर अली, उनके साथ मैंने काम किया। और शमशेर अली मैं हम लोग तो लीड कर रहे थे, हमारे जो डायरेक्टर थे वो आजाद खान बिहारी बॉय थे, आपने नाम तो सुना ही होगा। और मेन लीड आर्टिस्ट का नाम शमशेर अली, मेल जो एक्टर थे उनका नाम है शमशेर अली। हाँ, शमशेर अली या अहमद अली? शमशेर अली। शमशेर अली, ठीक है। शमशेर अली, रंगदार मजनुआ में शमशेर अली जी थे, वो एज ए एक्टर थे। उनकी फिटनेस भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। अहमद अली की भी फिटनेस बहुत अच्छी है। अच्छा। शमशेर भाई तो कुछ ज्यादा ही डोले शोले बना लिए अपने अभी। हाँ, तो उन जो आजाद खान जी थे उसमें उन्होंने डायरेक्शन किया। मतलब मैं बहुत हैप्पी थी कि आजाद खान जी का नाम तो यहाँ पे बहुत ही है नाम बहुत है, हाँ। और उनके काम भी मैंने देखे तो भाई बड़े अच्छे हैं। मैं बोली वाह यार, इतने बड़े डायरेक्टर के साथ मेरे को काम करने मिलेगा, मैं खुश। मैंने काम वाम किया तो उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मुझे मिला। मेरी कमियां भी उन्होंने बहुत कुछ बताई जिसको करेक्ट करना है, और कहीं ना कहीं मैं इम्प्रूव भी की हूँ उन चीज़ों को। तो मतलब मैं आगे भी ये सवाल लाने ही वाला था कि जो आज़ाद खान बिहारी बॉय डायरेक्टर हैं, उनका बहुत सारा आर्ट मैंने देखा हुआ है। जैसे उनकी बहुत सारी फेमस सॉन्ग्स हैं, शीला का मिलन आसमान में हुई, धनंजय धड़कन जो सिंगर हैं उनके साथ उनका मूवी आया हुआ था आटा चक्की, और भी बहुत सारे काम हैं। मतलब वो बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, और वो एडिटर भी बहुत अच्छे हैं। एडिटिंग भी वो खुद ही करते हैं। द मेन आर्ट इज दैट एडिटिंग। तो फिर आपने बताया कि उनके साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत हैप्पी था, और उन्होंने आपके अंदर बहुत सारी कमियां निकाली और आपने उन्हें ठीक भी किया। तो इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि बहुत अनोइंग थी वहाँ उस सेट पे उनके साथ काम करते वक्त, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? अनोइंग कोई तो होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि इस पूरे एक्सपीरियंस में सब कुछ बेहतर ही हो गया हो। इट्स नॉट अ मूवी, लास्ट में कुछ तो क्लाइमैक्स में कुछ ऐसा हुआ होगा ना, या मिडिल पार्ट में जो आपको एम्बैरेसमेंट फील कराया हो किसी मूवमेंट ने? हाँ है ना, बताती हूँ। मूवमेंट तो यही था कि मतलब मुझे पहले लगता था, मतलब मैं भोजपुरी को बहुत हल्के में लिया करती थी कि भोजपुरी, पहली बात तो ये कि मैं कभी ना भोजपुरी सॉन्ग सुनना पसंद करती ही नहीं थी। मेरे घर में मेरी पूरी फैमिली सुनेगी, लेकिन ना मैं सुनती नहीं थी, ना मैं कोई मूवी देखती थी। अच्छा, आप हो कहाँ से? अच्छा, भोजपुरी सॉन्ग से याद है, आप हो कहाँ से? भोजपुरी सॉन्ग से याद आया। मैं वैसे, मेरा होम टाउन जो मेरा गाँव है वो यूपी है। यूपी आपने नाम सुना होगा, साईगंज। हाँ, साईगंज में मेरा घर है, मेरा होम टाउन वो है। और बाकी की पूरी मतलब घर वहाँ पे, और मुंबई में सब लोग रहते हैं। तो होम टाउन मतलब यूपी मुझे समझती है, मैं हूँ यूपी की, लेकिन मुझे यूपी बिहारी के गाने नहीं पसंद, मैं नहीं सुना करती थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यार मुझे यूपी, जो मैं कभी सुनती भी नहीं हूँ भोजपुरी सॉन्ग, मुझे उसमें काम करने का, मतलब काम करूंगी मैं आगे चल के, कभी सोचा नहीं था। वैसे भी अपनी ये मतलब हमारी इस पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में जो मैक्सिमम फीमेल आर्टिस्ट हैं वो बिहार से नहीं है। कोई यूपी से है, कोई बैंगलोर से है, कोई कहीं से है, सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। बट बिहार का जो मेन फेम बर्थ प्लेस है ना, वो बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे फीमेल जो उनका बर्थ प्लेस बिहार और वो बिहार के ही हूँ। मैं खुद भी, मेरा बर्थ प्लेस बिहार नहीं है, बट मेरा सारा कुछ जनरेशन मेरे एंसेस्टर्स सब लोग बिहार के ही हैं। तो मेरे भी एक्सेंट से नहीं पता लगता है कि मैं बिहार से हूँ। बट मेरा बर्थ प्लेस, मेरे पेरेंट्स सब लोग यहीं रहे हैं। तो इसीलिए मैं दिल्ली में पला बड़ा, तो इसलिए मेरा थोड़ा ये बात करने का एक्सेंट अलग है। बट ऐसा होता है अक्सर, जो लोग बड़े शहरों में पलते हैं ना, उनको वो जानते हैं इस बारे में कि उनका आखिरकार उन्हें अपने रूट्स तक जाना है, आखिरकार उन्हें अपनी जड़ों तक जाना है। और ये नेचर है, ये कर्मा है, नियति है। आप जिन चीज़ों से अक्सर भागते हो ना, वो चीज़ें आपका पीछा करती हैं। तो फिर आप बता रहे थे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, द बैड मूवमेंट ऑफ योर सॉन्ग। तो मैं हल्के में ले रही थी भोजपुरी को, और कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना, अब मैं तो कर लूंगी, चलो भोजपुरी तो है, कर लूंगी मैं। तो भाई डायरेक्टर साहब तो एकदम, मैं बोली
स्ट्रिक्ट मतलब डायरेक्टर साहब एकदम प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल है। मतलब भोजपुरी के है ठीक है, लेकिन भोजपुरी वाला गाना नहीं बनाते। नहीं बनाते हैं वो बॉलीवुड वाला गाना बनाते हैं। उस लेवल का बनाते हैं। तो मैं तो बोली भाई अब मेरा क्या होगा, मैं तो बड़े हल्के में ले ली। तो उन्होंने पहले तो कमियां निकालना स्टार्ट किया उन्होंने कि आप नर्वस लगते हो, आप कॉन्फिडेंस कम है, ठीक है गाना चलो ठीक है गाना तो याद कर ली, लिपसिंग कर ली, कॉन्फिडेंस की कमी है दीपाली, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि यार मतलब मैं उस वक्त ना मैं थोड़ी सी ये हो गई, मतलब मुझे थोड़ा सा लग रहा था, एम्बैरेस फील हो रहा था कि यार मेरी कमियां निकाल रहे ये सबके सामने, मतलब सबके सामने नहीं पर 2-4 लोग थे मेरे अपने ही थे वो। तो मुझे उस वक्त थोड़ा सा लगा कि यार थोड़ा सा मतलब फील हो रहा था कि यार क्यों आ गए, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं लोग। हाँ उस वक्त मुझे एम्बैरेस फील हुआ, ऐसा लगा कि बेइज्जती कर रहे हैं मेरे, यार एक ऐसा डायरेक्टर है मेरे को ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो उसके बाद फिर तो मैंने सोचा कि यार उन्होंने जो भी बोला उससे उनका तो कोई बेनिफिट है नहीं, उन्होंने मेरे अच्छे के लिए बोला ना, तो क्यों ना मैं इस चीज़ को सुधारूं। तो मैंने उनकी बातों को मन में रखा कि हाँ इन्होंने ये चीज़ करेक्ट करने को कहा है, तो ये चीज़ अगर मैं करेक्ट करूं तो कैसा रहेगा। तो मैं उनकी बातों को मैंने पॉजिटिव वे में ले लिया और फिर मैं थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने लग गई, थोड़ा सा अपना फेस एक्सप्रेशन वगैरह जो है डरा सा उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने लगे कि नहीं मुझे कॉन्फिडेंस दिखना है, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर लाना है, कॉन्फिडेंट दिखना है मुझे। तो मैंने वो सब स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं मेरी टीम वाले ही अब मुझे कहते हैं कि हाँ दीपाली यार मतलब पहले से बहुत बेटर अभी तू कर रही है, इम्प्रूवमेंट हुई है, इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है, पहले से बहुत बेटर करने लगी है। तो मुझे वो कहीं ना कहीं उस वक्त मुझे बुरा लगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि नहीं वो मेरे अच्छे के लिए कहा था उन्होंने, और उनकी चीजों को मैंने अप्लाई किया जब तो मेरे लिए वो पॉजिटिव चीज बन गई है इस वक्त। हमने एम्बैरेसमेंट मूवमेंट के बारे में बात कर लिया, बट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो हमें अक्सर भोजपुरी की जो भोजपुरी के हमारे जो दर्शक हैं और जो आम पब्लिक है उनसे यही सुनने के लिए मिलता है कि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो चकाचौंध की ज़िंदगी है, इसमें जो जब आम लड़कियां जो मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर फैमिली से इस बड़े सपने को देखती हैं, उसमें एंटर करती हैं, तो अक्सर उन्हें बहुत सारे फिजिकल हैरेसमेंट के केसेस उनके साथ होते हैं। उन्हें बात सच है, और अगर है तो क्या आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ, आपके साथ कभी कोई ऐसी कोई घटना हुई इस इंडस्ट्री में या वहाँ मुंबई में? देखिए ये इंडस्ट्री में मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि मैं कहीं भी जाती तो मैं पहले ही कह देती हूँ भाई बोल्ड नहीं करूंगी, कॉम्प्रो नहीं करूंगी, जो है साफ सुथरा काम करवाओ। मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं कि मैं सामने से क्लियर कर देती हूँ, लेकिन इस इंडस्ट्री में 90% तो ऐसा ही होता है, जो है ना कॉम्प्रोमाइज के लिए ही ऑफर करता है। पहले कॉम्प्रोमाइज करो, उसके बाद आपको लीड मिलेगा या सेकेंड लीड मिलेगा। चलो ठीक है कॉम्प्रोमाइज कर भी लिया, कितने लीड वो देगा? किस चीज में कॉम्प्रोमाइज? बेड शेयर करने में होता है। The main thing is that कि कॉम्प्रोमाइज करना किसमें है? तो 80 to 90% तो यही होता है कि भाई कॉम्प्रो करो, उसके बाद ही आपको आगे मौका दिया जाएगा। तो मतलब लेकिन आप भी ये बात जानते हुए कहीं ना कहीं कि जो ये इस इंडस्ट्री का काला सच है, इसके साथ अगर आप कोलैबोरेट नहीं करेंगे या उसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो शायद जिस करियर के पीक पे बाकी आर्टिस्ट हैं वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे। ऐसा आपको कभी फील हुआ? ना, कभी फील नहीं? बिल्कुल अपने आर्ट के बदौलत आपको लगता है कि मैं अपने आर्ट के बदौलत, अपने टैलेंट के बदौलत बिना कॉम्प्रोमाइज किए भी मैं वहां तक पहुंच सकती हूँ? बिल्कुल ऐसा लगता है जी। क्यों? एक रीजन वो भी है कि सपोज कोई बड़ी फिल्म वगैरह, बट एक कड़वी बात भी तो है ना जो अक्सर लोग बोलते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, कि आपसे भी बहुत बेहतर एक्टर, खूबसूरत मॉडल, एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट है इंडस्ट्री में, उसके बावजूद भी अगर हम आपको ले रहे हैं किसी काम में, या कोई भी ले रहा है आपको एज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोई आपको कास्ट कर रहा है, तो उनको ना लेकर आपको ले, उसमें उनका क्या फायदा है? अगर ये सवाल अगर आपसे कोई करता है तो उस वक्त आपका क्या जवाब होगा? ऐसा तो है नहीं कि एक्टिंग स्किल्स आप ही में बेहतर है या मॉडलिंग स्किल्स आपकी बेहतर है, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं।
जो ब्यूटी में, एक्टिंग स्किल्स में, मॉडलिंग में, हाइट में, जिस भी चीज में आपको अपने आप में कमी महसूस होती है, आपसे बेहतर लोग भी हैं, उन्हें हम लोग कास्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि वो आगे से अप्रोच कर रहे हैं, आपको कर रहे हैं। तो क्या कभी ऐसे आपके सीनियर ने आपसे सवाल नहीं पूछा कि मैं उन्हें ना करके आपको कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा क्या फायदा है? सवाल किया है आपने, पूछा, हाँ किया है ना। तो फिर आपका क्या जवाब था? सवाल इन द सेंस उन्होंने इस तरीके से पूछा है, इस तरीके से बताया है कि देखो दीपाली, मेरे पास जो है ना बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। मैं नाम रिवील कर दूंगी तो दिक्कत हो जाएगी, पर नाम नहीं रिवील करती हूँ मैं, ठीक है। एक मुंबई के ही हैं, प्रोड्यूसर है मुंबई के, उन्होंने मुझे मैंने प्रोफाइल सेंड किया था, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि दीपाली आप मेरे सॉन्ग के लिए परफेक्ट लग रहे हो मुझे, तो आप ना मेरे ऑफिस आ जाओ जरा, मुझे लुक टेस्ट और कुछ टेस्ट वगैरह करने हैं। हाँ ठीक है, तो मैं गई। तो वहाँ जाने के बाद जो हुआ एकदम शॉकिंग ही था मेरे लिए, तो क्योंकि मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मतलब उसके पहले मुझे कभी वैसा कुछ फेस करना नहीं पड़ा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने मतलब आप फ्रेशर हो, तो हाँ, तो भाई मैं तो फ्रेशर हूँ, ठीक है, आपके पास इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, तो आप मुझे क्यों कास्ट करना चाहते हो? मुझे ही क्यों कास्ट करना चाहते हो? तो पहले तो उन्होंने कहा कि मैं जायसवाल हूँ और आप भी जायसवाल हो, तो मैं जायसवाल के नाते आपको कास्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मतलब यहाँ पर रिश्तेदारी निभाई जा रही है मुंबई में, वो भी ये यूजलेस थिंग्स को बताई जा रही है कि हाँ इस वजह से मैं कास्ट कर रहा हूँ, इसीलिए कास्ट करो कि मैं जायसवाल, जहाँ सगा भाई एक दूसरे का नहीं होता वहाँ पे जाते बिरादरी दिखाई जा रही है। जी बिल्कुल। तो मैं तो हैप्पी हो गई कि वाह यार, इतने अच्छे हैं ये सर, ये जायसवाल है, मैं भी जायसवाल, तो मुझे इतना अच्छा ऑफर दे रहे हैं, मैं तो हैप्पी हो गई। तो जो इंसान मेरे को सिर्फ जायसवाल होने के नाते कास्ट कर रहा है और मुझे इस घर पे ले जाने की बात कर रहा है और ड्रिंक स्मोक और पार्टी शार्टी और क्लबिंग बता रहा है, मैं और मेरे जो सर थे ना, डायरेक्टर सर जिन्होंने एक्टिंग से मुझे बता चुके थे कि दीपाली इंडस्ट्री में संभल के चलना, क्योंकि मैं थोड़ी भोली टाइप की हूँ, मतलब बातों में आ जाती हूँ बहुत जल्दी। पहले बेटा तो सोच समझ के चलना, तो कुछ भी होता तो मैं उनको कॉल करती हूँ, सर ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए, तो मुझे वो आइडियाज देते थे। तो मैंने उस वक्त तो उनको कहा कि नहीं, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं करती। तो मैं उस वक्त सर की बात मेरे माइंड में आ गई, तो मैंने दिमाग चलाया कि भाई ये तो गलत इंसान है, इसके साथ देर और बैठना सही नहीं है। तो मैं वहाँ से भाई मैंने उनको बोला कि मेरे को नहीं करना आपके साथ में काम। जो आपने ये दो कॉन्सेप्ट पे काम किया है, एक जो आपने बताया वेब सीरीज, हॉरर वेब सीरीज, क्या नाम था उसका? अंजलि, जो हॉरर वेब सीरीज अंजलि है, और उसके अलावा जो आपने पहले काम किया था किसी वेब सीरीज में, हाँ, स्वीट मोमेंट्स, इसमें से इन दोनों वेब सीरीज में से या शॉर्ट फिल्म में से कोई एक ऐसा आइकॉनिक डायलॉग जो याद हो, उसमें देख के बोलना है, कोई ऐसा आइकॉनिक डायलॉग, हाँ, विद समझ लो आपका टेस्ट होगा, वो स्क्रीन आप स्क्रीन प्ले कर रहे हो एक्सप्रेशंस के साथ, नर्वस नहीं होना, रेडी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे मुझे बोलना है, मैं हूँ अंजलि काले, मेरा नाम तो तूने सुना ही होगा ना, पूरा गांव मुझसे डरता है, और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी ही जान लेने की कोशिश की। तो ऐसा एक था मेरा कि मतलब ना भूत घुस गया मेरे अंदर, और मैं आंखें बड़ी बड़ी करके, पता नहीं ये कुछ ज्यादा स्वीट भूत नहीं हो गया? मैं हंस के बोल ये ज्यादा वही ना, मैं भूत थोड़ा सा डेंजरस होना चाहिए था, मुझे लगा सडनली कैरेक्टर स्विच होगा और नेचुरली लगेगा कि हाँ सच में भूत है, बट ये हंसते हंसते भूत ने बोल दिया, तो ये बड़ा स्वीट सा भूत हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, शायद अभी आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे, वो ऐसा एटमॉस्फेयर भी नहीं है, बट थैंक यू फॉर योर डायलॉग्स। मैं लास्ट में यही क्वेश्चन पूछूंगा कि आगे आपका इन फ्यूचर में क्या प्लान है? आगे हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नया, कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है या? हाँ, नया अगर आप देखेंगे तो मेरी टीम जो यहाँ पर है, हम 3-4 लोगों का टीम है। तो अभी तक तो हम एल्बम्स पे काम कर रहे थे, और हम भी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम एल्बम्स को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं, थोड़ा शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाते हैं, कॉमेडी वगैरह बनाते हैं। तो एल्बम का काम तो चलता है, वाइन्स टाइप का कुछ, वाइन्स टाइप का नहीं, नॉर्मल कॉमेडी, जो हस्बैंड वाइफ हो गए या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, तो
उस मतलब नोक झोंक जैसा होता है ना वैसा। तो हम सोच रहे कि एल्बम तो हम करेंगे ही, लेकिन हम कॉमेडी और शॉर्ट फिल्म वेब सीरीज वगैरह भी हम अभी ऐड करेंगे। तो ये थोड़ा सा हमने फ्यूचर प्लानिंग किया है कि हम ऐसे करने वाले। AMS की बातें पॉडकास्ट में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने बहुत से इंटरव्यूज दिए हैं, बट वो लोग रैंडमली पूछते हैं, एक सवाल पूछे जवाब, एक सवाल जवाब। लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग से कहाँ से बॉर्न हुए हो, कैसे स्टडी की, कैसे आपने क्या क्या किया, यहाँ तक पहुँचो, सब एकदम आराम से मुझे बताने दिया। तो AMS की बातें आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।